हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह आज से प्राचीन भारत का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ उस पूरे अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उनसे संबंधित एक वीडियो भी आपको दिया जा चुका है। तो आज चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक बेहद बृहद चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है और इसको हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से बिंदुओं को टच करने वाले हैं। वो है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण किया गया था, हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके काल निर्धारण के बारे में बात करेंगे, इसकी समयावधि कितनी मानी जाती है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में आने वाली सबसे पहली प्रजातियां कौन थी, कौन से प्रजाति के लोग इसमें आकर सबसे पहले बसे थे, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ या इसका विकास कैसे हुआ, इन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके विस्तार के बारे में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या सिर्फ भारत में ही था या भारत के बाहर के भी कई देशों में था, किस जगह से लेकर के किस जगह तक इसका विस्तार हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हड़प्पा भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है और ये खुदाई या उत्खनन के फलस्वरूप इसके बारे में हमको पता चला था। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारतीय प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य जो करता है वो कौन करता है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, यानी जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं उनको खोजने का कार्य करता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इस भारतीय पुरातत्व विभाग की जो नींव पड़ी थी वो किसके काल में पड़ी थी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2-3 टॉपिक जो है मैंने डाल दिए हैं। तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव पड़ी थी। ठीक है, यही एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो ब्रिटिश काल में हुई थी। उस टाइम पे भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन था। तो उसी समय 1921 में हड़प्पा नामक जो स्थान था इसको खोजा था दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो एक अन्य स्थान इसी सभ्यता से संबंधित था, उसकी खोज जो की थी राखल दास बनर्जी ने। और ये जो भारतीय पुरातत्व के जो महानिदेशक थे उस समय जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में इन चीजों की खुदाई की गई थी। यानी जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, ये प्रकाश में आए, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। ये तो हो गया इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में नामकरण के बारे में बात करते हैं। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि कहीं पर हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है, कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं पर जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इनके जो अलग अलग नाम जो दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसके जो हड़प्पा वाला नाम है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की खुदाई हुई थी तो इनमें सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसमें सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, और क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था अतः इसी के नाम के आधार पर इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। ताम्र पाषाण काल आप पढ़ चुके हैं, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो अंतिम चरण था ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, उसमें व्यक्ति ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। वहां तांबे के औजार हैं वो पाए गए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने तांबा और टिन की मिश्र धातु, तांबा और टिन को मिलाकर के एक नई धातु बना डाली, वो थी कांसा। ठीक है, जो इन दोनों से मजबूत होती है, कांसा। और कांसे से बनी हुई चीजें इस सभ्यता में देखने को मिलती हैं, इस सभ्यता में प्रयुक्त की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई।
हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में या इस संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसे का प्रयोग औजार और या बर्तन बनाने के काम में लिया, ठीक है, या और भी वस्तुएं जो है कांसे की बनाई जाने लगी, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। सिंधु सभ्यता, अब इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हड़प्पा के जितने भी स्थल खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे तो उनमें से अधिकतर स्थल जो थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में थे, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या इस सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थल खोजे गए थे प्रारंभ में, वो ज्यादातर स्थल कहाँ थे? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में थे। इसीलिए इसको ऐसा अनुमान लगाया विद्वानों ने कि इस जो संस्कृति का जो विकास हुआ था, इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ होगा। इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताम्रपाषाण काल में आपने पढ़ा कि लोगों ने समुदाय बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था, कृषि भी प्रारंभ कर दी थी, और वो लोग जो थे, जो वहां की जो संस्कृति थी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन इसी सभ्यता में सबसे पहले नगर नियोजन देखने को मिलता है। लोगों ने जो मकान बनाए गए हैं, जो लोगों के मकान बनाए गए हैं वो बिल्कुल आधुनिक पद्धति के आधार पर बनाए गए, शहरी पद्धति के आधार पर बनाए गए, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रारंभ में खुदाई हुई थी, प्रारंभ में जब इसका उत्खनन हुआ था तो करीबन 30-40 स्थल जो थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इसके बारे में और खोजें होती रहीं, खुदाइयां होती रहीं, उत्खनन होते रहे, उसके बाद में ये पता चलता है कि इसके करीबन 1400 के लगभग जो क्षेत्र हैं, 1400 स्थल हैं, वो कहाँ पाए गए? सिंधु और गंगा के मैदान में, सिंधु और गंगा के मैदान में पाए गए। और सिंधु और गंगा के मैदान का अर्थ ये है कि वह मैदान जहां पर कभी सरस्वती नदी जो है वो बहा करती थी, वर्तमान समय में जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो यानी केवल 40 बस्ती ही सिंधु नदी के आसपास पाई गई है इसकी। और उसके बाद में जो 1100 बस्तियां हैं, 1100 बस्तियां हैं, सॉरी मैंने 1400 बोल दिया था, 1100 बस्तियां हैं। तो 1100 बस्तियां इसकी सिंधु और गंगा नदी के बीच में पाई गई हैं, सिंधु और गंगा नदी के मैदान में पाई गई हैं, जहां पर कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, तो वहां पर इसकी 1100 बस्तियां पाई गई हैं। तो यहाँ इस स्थान पर 1100 बस्तियां इसकी मिली, ऊपर वाले स्थान पर 40 बस्तियां ही मिली। तो जो सिंधु सभ्यता इसको नाम दिया गया था या सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया गया था, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंधु सभ्यता का नामकरण। अब इसके बाद में बढ़ते हैं काल निर्धारण के बारे में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करें तो इसमें आज तक विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। सभी विद्वान अपने अलग अलग नजरिए से इसका अलग अलग कालक्रम निर्धारित करते हैं, अलग अलग समयावधि इसकी बताते हैं। तो सबसे पहले जो इसके काल निर्धारण के बारे में अनुमान लगाया गया था वो किसके आधार पर लगाया गया था? मेसोपोटामिया या मिस्र की जो सभ्यता है वहां पर 2 स्थान थे, उर और किस। इन स्थलों पर हड़प्पा की मुद्राएं पाई गई थी, यानी वे मुद्राएं जो हड़प्पा संस्कृति में भी मिली हैं वही मुद्राएं कहां पर पाई गई थी? मेसोपोटामिया के उर और किस नामक स्थान पर पाई गई थी। तो इनसे कनेक्शन बनाया गया कि मेसोपोटामिया और जो है हड़प्पा के बीच में व्यापार जो होता रहा होगा या इनके बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर भी इसका काल निर्धारण किया जाता है। लेकिन जो इसका सर्वमान्य काल निर्धारण है वो है जो सबसे आधुनिक पद्धति है रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके द्वारा इसकी जो समयावधि मानी जाती है वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। हालांकि काल निर्धारण के क्रम में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक विवादित प्रश्न है, ठीक है। काल निर्धारण जो है हड़प्पा सभ्यता का ये अपने आप में एक विवादित प्रश्न है, इसलिए यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, ठीक है।
तो आपको ये सर्वमान्य मत है, ये आपको याद रखना है कि इसकी जो समयावधि है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा 3500 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। अब आते हैं सिंधु सभ्यता की प्रजातियों के बारे में। तो जो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ऐसा माना जाता है या विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति थी ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले बसने वाली प्रजाति थी। ठीक है, ये सबसे पहले बसे थे यहाँ पर आके। सबसे पहले कौन सी प्रजाति थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। इसके बाद में दूसरी थी भूमध्य सागरीय, जिसको मेडिटेरियन भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो थी ये वर्तमान समय में पाई जाती है दक्षिण भारत में। ठीक है, और ये तो वर्तमान समय की बात हो रही है कि वर्तमान समय में जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है ये दक्षिण भारत में के कुछ स्थानों पर पाई जाती है। लेकिन इस मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के वास्तविक निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, इसे ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा मंगोलाइड भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अल्पाइन प्रजाति भी देखने को मिलती है। मंगोलाइड जो है वर्तमान समय में उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर ये जो है मंगोलाइड प्रजाति है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अल्पाइन भी है, ये वर्तमान समय में गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के उद्भव की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी विवाद है विद्वानों में, अलग अलग सबके द्वारा मत दिए जाते हैं, सबके द्वारा अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसके जो उद्भव के मत हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वदेशी मत और एक विदेशी मत। एक स्वदेशी मत और एक विदेशी मत। तो विदेशी उद्भव के आधार पर सिंधु सभ्यता का उद्भव जो माना जाता है वो माना जाता है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का जो है उद्भव माना जाता है। लेकिन जब इसके बारे में बाद में विस्तृत अध्ययन किया गया तो पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वहां पर नगर नियोजन जैसे साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह से कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये मत जो है कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि जब हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक नगरीय सभ्यता थी और ये पहले से ही कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, तो फिर इससे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे माना जा सकता है? तो ये विवादित चीजें हो जाती हैं। अब स्वदेशी उद्भव के बारे में बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था वो ईरानी, बलूचिस्तान और सिंधु संस्कृतियों को मिला करके जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। इसके साथ साथ कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि राजस्थान की एक संस्कृति है सोथी संस्कृति, राजस्थान की एक संस्कृति है सोथी संस्कृति, उससे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। राजस्थान की सोथी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की सोथी संस्कृति में जो भी चीजें मिली हैं उनकी समानता हड़प्पा सभ्यता से बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं सोथी संस्कृति में जिनकी जो है मैचिंग हड़प्पा सभ्यता से हूबहू मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पे ये माना जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था वो भारत में ही हुआ था या राजस्थान की सोथी संस्कृति से हुआ था। तो ये हो गया इसके उद्भव के बारे में। अब थोड़ा सा इधर मैप की सहायता से जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका विस्तार कहां से कहां तक था। ये मैप दिख रहा होगा आपको, भारत का मैप। अब यहाँ पर इधर मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको छोटा कर दिया है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आधुनिक भारत है, यहाँ आधुनिक भारत आपका यहाँ पे पड़ता है क्योंकि ये पीओके है आपकी, पीओके वर्तमान समय में ये पीओके बन जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम इसके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। ये हो जाता है आपका भारत का हिस्सा। यहां से लेकर के ऐसे गुजरात चलेंगे, फिर यहां से ऐसे करके ऊपर जाते हुए ये सीधा यहाँ तक, ये भारत का हिस्सा था इतना इतना। इसके बाद में यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में फिर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद में फिर ये इधर बलूचिस्तान वगैरह का क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो
सिंधु सभ्यता का जो विकास था मुख्यतः 3 देशों में हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था मुख्यतः 3 देशों में हुआ था, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। इसके जो प्रमुख स्थल हैं, जो कुछ 2-3 इसके प्रमुख स्थल हैं, आप देखेंगे यहाँ से, ये सिंधु नदी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे उसमें से ज्यादातर स्थल जो थे वो सिंधु नदी के किनारे थे, ठीक है। तो जैसे ऊपर से देखते हैं यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे पर यह है हड़प्पा आपका, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान क्षेत्र में है। वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में जो है ये हड़प्पा पड़ता है। इसके बाद में मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये भी भारत में नहीं है, ये भी पाकिस्तान के हिस्से में ही आता है। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किस दिशा में है, सिंधु नदी के कौन सी दिशा में है हड़प्पा? तो आप यहाँ से बोलेंगे जो हड़प्पा का स्थल माना जाता है ये बीच में सिंधु नदी है, ये इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है, हड़प्पा सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के दूसरे सिरे पर या पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के में स्थित है। मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा नीचे आते हैं, मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये चंदगड़ो पड़ता है यहाँ पर, और ये गुजरात है। ये गुजरात में पड़ता है आपका लोथल, जो कि उस समय का बड़ा गोदीवाड़ा जिसको बोलते थे, गोदीवाड़ा अर्थात जो कि बंदरगाह होते हैं, ठीक है, ये पड़ता था। तो ये हो गया। और उसके बाद में अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है इधर मेहरगढ़। मैंने यहाँ पर कुछ ही नाम को नॉमिनेट किया है, कुछ ही नाम मैंने लिए हैं, और इसको आप बोल सकते हैं ये वाला एरिया, अगर इसको मैं डार्क कर दूं, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो था ये जो है इंडस वैली या फिर हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र था। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? सबसे उत्तरी स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो सबसे उत्तरी स्थल था यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा करके था। मांडा एक स्थल था, मांडा जिसका नाम था, ठीक है। ये चिनाब नदी के किनारे पर था, चिनाब नदी के किनारे पर था। मांडा चिनाब नदी के किनारे पर था। और मांडा तो हो गया इसका उत्तरी स्थल। और दक्षिणी स्थल की बात करें तो देखो यहाँ पर केवल हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये गुजरात हो गया, और गुजरात के थोड़ा सा इधर आगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ही एक स्थान था दायमाबाद या दैमाबाद, ठीक है। दायमाबाद हो गया, ये गोदावरी नदी के किनारे था, गोदावरी नदी। सबसे उत्तरी स्थल जो था वो था मांडा, मांडा था चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद में जो सबसे दक्षिणी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का वो हो गया आपका दायमाबाद। अब बात करें इसके सबसे पूर्वी स्थल के बारे में, पूर्वी स्थल के बारे में। वैसे तो पूर्व इधर चला गया, लेकिन पूर्व हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, किसके संदर्भ में देख रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा जो क्षेत्र था उसके संबंध में हम पूर्वी दिशा देख रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक स्थल था जो है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। तो 3 स्थल ये हो गए। उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल हो गया मांडा जो चिनाब नदी के किनारे था। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के किनारे था, ठीक है। और ये पूर्वी स्थल हो गया इसका आलमगीरपुर, ये मेरठ में हिंडन नदी के किनारे था। और एक स्थल और था जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल था, पश्चिमी स्थल यहाँ पर था, कोई बलूचिस्तान में के क्षेत्र में था, सुतका गेंडोर, ठीक है। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल। सबसे पूर्वी स्थल हो गया आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हिंडन नदी किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में दायमाबाद, और सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा जो कि चिनाब नदी किनारे था। अगर अब हम इन सभी चीजों को मिला देते हैं, यहां से मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। अगर अब हम इन सभी चीजों को मिला देते हैं, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, और ऐसे ही मिला हुआ है, तो इसकी आकृति जो आपको दिखाई देती है, वो त्रिभुजाकार आकृति आपको दिखाई देती है, त्रिभुजाकार।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, वो पूरे त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस आकार में फैला हुआ था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जी, पूरी जो सिंधु सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। एक प्रश्न और बनता है कि जो प्रारंभिक क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का, वो भारत के संदर्भ में किस क्षेत्र में पड़ता था। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, ठीक है। यानी भारत के संदर्भ में जो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा विस्तार हुआ था वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, लेकिन बाद में कालांतर में इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो दक्षिण पश्चिम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कल जो है हम इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं उसको मैप के द्वारा और एक टेबल के द्वारा पूरी तरह से किस स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, कहां से प्रश्न बन सकते हैं, इस पूरा एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।